फोर्थ के इजलास में ये सब बातें डिस्कस होंगी। को अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत पोर्टेंट ऑप्शन है और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मेकनिज़म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगा। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। लोग बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है, बस इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। मरीम नवाज अब भी इस्तीफों की और लॉन्ग मार्च की बातें कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 फरवरी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद का मामला लेकर जा रही है, इन हाउस चेंज की बात लेकर जा रही है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंज दे दिया है कि अपोजिशन लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करा दे, वो कल ही इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन ने ना लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गई, अब इस्तीफे देने की बजाय ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इस्तीफा देने की जुर्रत नहीं रखते। मरीम नवाज ने ट्वीट भी किया कि हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी वसूल करो। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। पीडीएम की जानिब से तारीख पर तारीख देने का नतीजा यह निकला कि वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन को ताने दे रहे हैं। मरीम नवाज आज भी जोरों शोर से इस्तीफों लॉन्ग मार्च की बात कर रही हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबलियों में अदम एतमाद की तहरीक का मुतालबा लेकर 4 फरवरी को पीडीएम के इजलास में शरीक होंगे। इस सब का मुस्तकबिल क्या होगा? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और सोहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, आपको लगता है 4 फरवरी के बाद कुछ फ़र्क पड़ जाना है, या ओपोजिशन को 2023 के इलेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते ये? नहीं, मेरा ख्याल है अभी 2.5 साल हैं। 2.5 साल बड़ा लंबा वक्फा होता है। और आप याद करें कि इमरान खान साहब ने भी अपनी जो तहरीक थी वो कई मरहलों में चलाई थी। एक मरहला अगर नाकाम होता था या एक मरहला ख़त्म होता था तो दूसरा मरहला शुरू कर देते थे। अपोजिशन भी पहले मरहले में ठीक है नाकाम हुई है और उसको वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रही थी, और उसमें कुछ उनकी अपनी स्ट्रेटजी का भी अमल दखल है। पहले उन्होंने बहुत हाई किस्म के दावे कर दिए जिनमें इस्तीफ़ों की बात भी थी, लॉन्ग मार्च की बात भी थी, और शायद उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी और ना उन्होंने उसके को कैलकुलेट किया था कि क्या सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं या नहीं है। जब तल्ख़ हकीकतें सामने आईं तो ज़ाहिर है इन्हें पता चला कि नहीं, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं और अभी सबको इसके लिए तैयार होना है। तो मेरा ख्याल है कि अगला मरहला जो है उसमें बुनियादी बात तो यह है कि वो शख्स जिसको हम आम आदमी कहते हैं, जिसकी जूती टूटी होती है, जिसके फटे कपड़े होते हैं, वो किसी तरह से इनके जलसों में शामिल हो। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा कि बड़े बड़े कामयाब जलसे भी इनके हुए, लेकिन ये कारकुनों के जलसे थे। इसमें आम लोग नहीं आए जो जलसे सुनने के लिए आते हैं या जो हुकूमत से तंग होते हैं वो जलसे सुनने आते हैं, वो मौजूद नहीं थे। इसीलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक को वो किक नहीं मिली जिसकी वजह से तहरीकें कामयाब होती हैं। हामिद मीर साहब, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हुकूमत अब पूरा एतमाद है और अपोजिशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या आपके ख्याल में अभी भी कुछ कर सकते हैं ये पहली स्टेज की नाकामी के बाद? शाजिब साहब, देखें, इस्लामाबाद में जो हो रहा है ना, वो मेरा ख्याल है कि मीडिया के ज़रिए लोगों को शायद उसको बताया नहीं जा रहा। शायद उसके लिए वजह यह है कि जो होती है ना, मीडिया एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो बात कर सकता है तो उस वक्त ज़्यादा खुल के बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की एविडेंस नहीं होती कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती। तो इस वक्त इमरान खान साहब पे जो प्रेशर्स हैं वो उन प्रेशर्स को डक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारा गुस्सा अपोजिशन पे निकालते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास इस वक्त कुछ ऐसी कंक्रीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि अगर वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाएं, किसी इंटरव्यू में, किसी तकरीर में कुछ बोल दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंस दिखा दें, तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा हो जाएगा, शोर बरपा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, उनकी मजबूरियां हैं। इसी तरह जो अपोजिशन है उसके जो मामलात हैं
वो कैसे चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, वो भी नहीं बोल सकती। तो ना तो हुकूमत सच बोल रही है अवाम के साथ, ना ही अपोजिशन सच बोल रही है। इसलिए मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बोले तो फिर हम बोलें, क्योंकि जो कंक्रीट एविडेंस इमरान खान के पास है उससे भी तूफान बर्पा हो सकता है, और अपोजिशन अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना ले जिससे कि उनके अंदर एक यकजहती पैदा हो जाए तो वो भी एक तूफान बर्पा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए सब अच्छा नहीं है, और अगर उनके लिए सब अच्छा नहीं है तो अपोजिशन के लिए भी सब अच्छा नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है ये सही तरीके से चलता रहे, और सिस्टम को सिर्फ अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी बहुत से ख़तरात हैं। और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, बैनुसतूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के पास कुछ ऐसी एविडेंस है कि अगर वो सामने ले आएँ तो तूफ़ान आ सकता है, लेकिन शायद वो तूफान नहीं लाना चाहते। वैसे मगर एविडेंस भी इमरान खान के पास है, और आपके ख्याल में अभी तक खतरे में भी इमरान खान साहब ही हैं? क्या जो इदारे हैं वो तो नज़र आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने हुकूमत को जो अपोजिशन की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक वो हुकूमत से के ख़िलाफ़ नहीं हुए, ना ही कोई ऐसी बात नज़र आई है। फिर भी आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत खतरे में? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक हल्का सा इशारा तो दिया ना पिछले दिनों, और उन्होंने 2 मुल्कों का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनका नाम नहीं बता सकता। तो उन्होंने ऐसे तो बात नहीं कर दी ना, तो उनके पास कुछ एविडेंस है। वो एविडेंस जो है वो किसके हवाले से है और उसमें क्या कुछ है, तो वो अगर वो बात कर दें तो तूफ़ान आ सकता है। और वो ज़ाहिरी बात है उस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है ना वो, यानी कि वो एविडेंस उनके ख़िलाफ़ चल, कोई काम उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा था तो उसी की एविडेंस है। इसी तरह जो अपोजिशन है उसके पास भी कुछ एविडेंस है, लेकिन अपोजिशन के एक अहम लीडर जिनके पास वो जो एविडेंस है इमरान खान साहब के बारे में और उनके एक दोस्त के बारे में, वो भी अपोजिशन भी कुछ मजबूरियों की वजह से उसको नहीं लेके आ रही। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि ना तो इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं इस वक्त, ना ही अपोजिशन सच बोल रही है। लेकिन अब 4 फरवरी को देखते हैं कि अपोजिशन क्या फैसला करती है, इस्तीफ़ों का फैसला करती है या लॉन्ग मार्च का फैसला करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक राय पाई जाती है, JUI के अंदर एक राय पाई जाती है कि अगर PDM की जमातों की अक्सरियत जो है वो अगर इस्तीफ़ों का फैसला कर लेती है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती, तो फिर पीपल्स पार्टी को खुद ही PDM से अलहदा हो जाना चाहिए। और ये बात जो है ये मुस्लिम लीग नून के एक बहुत सीनियर लीडर ने की है और पीपल्स पार्टी तक ये बात पहुँच चुकी है। सुहेल भाई साहब, जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके ख्याल में उनमें से कोई एक भी हासिल कर पाई है? एक मकसद था हुकूमत को गिराना, नहीं हासिल हुआ, फिर कमज़ोर करना या इदारों को हुकूमत से जुदा कर देना, उनमें से कोई भी मकसद आपको लगता है हासिल हुआ, या कोई भी हासिल नहीं हो सका है और इस वक्त हुकूमत उल्टी मजबूत हो गई है? मेरा ख्याल है कि तीसरा एक ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और एक फ़ज़ा बनाई जाए। शुरू में तो ऐसे लगता था कि जब उन्होंने अनाउंस किया तो ऐसे लगता था कि शायद वाकई वो इतने सीरियस हैं और मार्च में हुकूमत को सीरियस थ्रेट होगा। लेकिन जूँ जूँ मार्च करीब आ रहा है और जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, इनके सारे थ्रेट्स जो थे वो ऐसे लगता है कि अनप्रिपेयर्ड और मेरा ख्याल है बग़ैर मनसूबा बंदी के इन्होंने ये बातें की थी। और अभी पिछले दिनों मेरी बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे वो डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाया है जिसमें वो कहते हैं कि देखें नो कॉन्फिडेंस भी उसका हिस्सा था पहले डिक्लेरेशन का ही, और ये तय था कि पहले सारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके जो हैं वो आजमाएंगे और उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे। तो आपस में इत्तेहादियों ने बैठ के अच्छी तरह से सॉर्ट आउट नहीं किया था। और दूसरा शायद बुनियादी वजह वही है कि लाहौर का जलसा जिस तरह किक ऑफ करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर लाहौर का जलसा शायद बहुत बड़ा हो जाता या उसका वेन्यू, मेरा ख्याल है कि ये ना होता जो कि वेन्यू रखा गया था, तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। बाज़ औक़ात तहरीकें जो हैं किसी एक वाक़े की वजह से भी अपने मकसद से हट जाती हैं या हिल जाती हैं। लाहौर का जलसा बड़ा इम्पॉर्टेंट था, लाहौर के जलसे में वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जिसका कि इनका इरादा था। इस वजह से सारी जो तहरीक है वो मुतासर हुई। हामिद मीर साहब, जो आपने बात की वो बड़ी अहम है कि जी मुख्तलिफ पार्टी सोचे फिर पीपल्स पार्टी बेशक अलग हो जाए, तो पीपल्स पार्टी तो इन हाउस चेंज का एक बाकायदा तौर पर बात लेकर जा रही है। मरियम नवाज आज भी इस्तीफों की बात कर रही हैं। दोनों में से किसी का होमवर्क है, या पीपल्स पार्टी आपको लगता है कन्विंस कर जाएगी इन हाउस चेंज के लिए? कोई होमवर्क उनके पास है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो भी PDM की जो जमातें हैं उनके साथ उसकी भी बातचीत चल रही है,
और आप देखें कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने वज़ारत उज़्मा का वोट लिया था, तो उस वक्त BNP मैंगल के 4 वोट थे, उनसे वो वज़ीर आज़म बने थे। अब BNP मैंगल जो है वो PDM में शामिल हो चुकी है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अगर हम कोशिश करें तो हम इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो ये चाहते हैं कि PDM जो है वो मिलकर इस्टेब्लिशमेंट पर ये प्रेशर डाले कि वो इस सारे मामले में गैर जानबदार रहेगी। अब इसमें एक और भी चीज़ है, उस पर भी आप गौर करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने अभी फैसला करना है कि हमने धरना GHQ के सामने देना है या पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने देना है। अब उनके लबो लहजे में तब्दीली आई है, वो कह रहे हैं जी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एक इख्तलाफ है, और वो राज़ी हो चुके हैं कि जो धरना है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान के जो लबो लहजे में एक ठहराव आ गया है और एक उनके लबो लहजे में एक पुरअसरार किस्म का इत्मीनान आ गया है, वो बड़ा काबिल गौर है। और मुझे लगता है कि ये जो पुरअसरार इत्मीनान मौलाना फजलुर रहमान के लबो लहजे में आया है, तो 4 फरवरी को जो सरबराही इजलास होगा PDM का, तो उस इजलास में वो कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक साथ अपनी क़यादत में चलाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने आज भी कुछ लोगों को ये यकीन दिलाया कि आप फिक्र ना करें, 4 फरवरी को हम एक नए अंदाज के साथ, एक नए फैसले के साथ सामने आएंगे और अपने साथियों को और अपने सपोर्टर्स को हम मायूस नहीं करेंगे। हाँ, वड़ाई साहब, आपकी क्योंकि बिलावल से बात भी हुई, क्या कोई होमवर्क है बिलावल के पास, पंजाब में हो या मरकज में हो, इत्यादि तो साथ खड़े हैं हुकूमत के? ये दुरुस्त है कि बज़ाहिर कोई होमवर्क नज़र नहीं आता, लेकिन होमवर्क तब हो सकता है अगर पंजाब पे पहले शुरू किया जाए। और ज़ाहिर है पंजाब में पहले इत्तेहादियों के साथ बातचीत की जाए, मामला किया जाए, कोई उनको टटोला जाए। और ज़ाहिर है इमरान खान भी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब वो चौधरियों को ज़्यादा करीब किया, उन्होंने सेनेट की एक सीट भी उन्हें दे दी है। और लेकिन बिलावल साहब का और ख़ासकर आसिफ जरदारी साहब का ख्याल है कि अगर इस हुकूमत को उतारा जा सकता है तो वो बरास्ता पंजाब उतारा जा सकता है और बरास्ता चौधरी उतारा जा सकता है। वो अपनी इस स्ट्रेटजी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि यही स्ट्रेटजी बिलाखिर कामयाब होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुनील बड़ाई साहब की, हमीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हैक हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है। इसकी तस्दीक आज अदालत की तरफ से भी की गई है। तफसील से बात करेंगे क्या मामला, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन हैकिंग और व्हाट्सएप हैकिंग के रुझान में तेज़ी आ रही है। आए रोज़ इस हवाले से शिकायत सामने आ रही हैं, मगर अभी यह खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन भी हैक हो गया है। और इस हवाले से आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ोन हैक हो गया है। शुबा है कि मज़मूम मकासद के लिए किसी को भी उनके नंबर से गुमराहकुन पैगाम जारी हो सकते हैं, इसलिए उनके फ़ोन से मुबैना तौर पर जो कम्युनिकेशन हुई है, जो खुद उन्होंने नहीं की है, उन्हें गलत और जाली तस्वुर किया जाए। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने FIA को जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ोन हैक होने से मुताल्लिक़ ख़त भी लिख दिया है। FIA को लिखे गए ख़त के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ोन 29 जनवरी यानी हफ्ते को हैक हुआ, जिसका इल्म जस्टिस फाइज ईसा को 30 जनवरी यानी इतवार को हुआ। FIA को लिखे गए ख़त के मुताबिक आपसे दरख्वास्त की जाती है कि एक टेक्निकल टीम को जस्टिस काजी फाइज ईसा के फ़ोन का हैकिंग स्टेटस जांचने के लिए तैनात किया जाए और इस हवाले से फौरी तौर पर आगाह भी किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो पहले ही अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर चुके थे कि उनके और उनके ख़ानदान की निगरानी की गई है और अब उनका फ़ोन हैक होने का मामला सामने आया है। सिर्फ यही नहीं, कई शहरियों की तरफ से भी शिकायत सामने आ रही हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सएप हैक हो गया है। किन वजूहात की बिनाद पर ये मामला सामने आ रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। IT एक्सपर्ट उमर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद। उमर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। उमर सैफ साहब, अब तो तकरीबन हर पाकिस्तानी के पास ही व्हाट्सएप की सर्विस मौजूद है, मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ये हैकिंग के बारहा वाक़यात सामने आ रहे हैं। कुछ वाक़यात में ये भी हुआ कि व्हाट्सएप हैक करने के लिए किसी से कहा गया, जानने वाले ने कहा कि जी आपके पास एक कोड आया होगा, वो मुझे दे दें, और उसके बाद व्हाट्सएप हैक हो गया। ये क्या सारा का सारा मामला हो रहा है? ये तो बहुत महफूज एक जरिया समझा जाता है व्हाट्सएप भी और मोबाइल फ़ोन भी।
एक्चुअली अब एक तो हैकिंग बहुत कॉमन ऑफ द शेल्फ है, हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है करना। सो फॉर इंस्टेंस जैसे व्हाट्सएप है, इसको जब आपने पहली बार इंस्टॉल किया होगा और अपना फोन नंबर डाला होगा तो व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक शॉर्ट कोड आया होगा एसएमएस के ऊपर। जब आपने वो कोड आपको मौसूल हो गया, इस तरह व्हाट्सएप वेरीफाई करता है कि ये आप ही का फोन नंबर है, आपको कोड आता है, वो कोड आप अपने एसएमएस से कॉपी करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपका व्हाट्सएप चलना शुरू होता है। ये व्हाट्सएप का तरीका है ये वेरीफाई करने का कि जो फोन नंबर जिसके थ्रू आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो आप ही का कोड है। अब ये सोचिए कि मैं यूं करूं कि मैं आपका फोन नंबर अपने फोन पर डाल दूं और ये प्रिटेंड करूं कि मैं शाहजेब खान ज़ादा हूं, तो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप वो नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको एक शॉर्ट कोड भेजेगी और थोड़ी देर बाद आपको फोन करके करूंगी यार तुम्हें एक शॉर्ट कोड आया होगा, किसी ने भेजा होगा, जरा मुझे बताना वो क्या कोड है। आप जो ही मुझे कोड बताएंगे मैं वो कोड डालूंगा और आपके व्हाट्सएप की को मैं लॉग इन कर जाऊंगा। सो एसेंशियली ये हुआ कि मैंने प्रिटेंड ये किया कि मैं आपका फोन नंबर मेरे पास है, मैंने फोन नंबर डाला, कोड आप ही को आया, लेकिन आपसे कोड पूछ कर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो मैं आपके व्हाट्सएप पे लॉग इन कर जाऊंगा। इस तरह व्हाट्सएप आसानी से हैक हो सकता है। लेकिन ये होता तब है जब लोगों ने सिर्फ फोन नंबर की वेरिफिकेशन यानी कि वन स्टेप वेरिफिकेशन डाली हो व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में एक और भी फीचर है जिसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक पिन नंबर भी एंटर कर दें और जब तक कोई वो पिन नंबर एंटर ना करे तब तक लॉग इन ना कर सके। अब बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं क्योंकि ये सेटिंग्स में जाके ढूंढ के पिन नंबर एंटर करना पड़ता है और फिर व्हाट्सएप आपसे वक्तन फवक्तन पूछता भी रहता है कि ये पिन नंबर डालेंगे तो आपको मैं मजीद व्हाट्सएप इस्तेमाल करने दूंगा। तो लोग करते ही हैं, ये जो कॉमन हैक है वो ये कि मैं आपका फोन नंबर डालूं, व्हाट्सएप आपको एसएमएस करे एक कोड वेरीफाई करने के लिए कि आप ही ने नंबर डाला है, फिर मैं किसी तरीके से आपको कॉल करके आपको मैसेज करके नंबर आपसे मंगवा लूं वो कोड और व्हाट्सएप में डाल के आपके व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लूं। फिर उसके बाद लोग ये भी करते हैं जब टेक ओवर कर लेते हैं तो वो पिन भी सेट कर देते हैं खुद से। अब इसका मतलब है कि जब तक मैं आपको पिन नहीं बताऊंगा आप अगर वापस उसको लेना भी चाहें व्हाट्सएप को तो नहीं ले सकते और व्हाट्सएप उसको एक हफ्ते के लिए लॉक कर देता है। अगर आप अपना नंबर रिक्लेम भी कर लें लेकिन पिन मैंने आपकी सेट कर दी हो तो पिन एक्सपायर एक हफ्ते बाद एक्चुअली होती है, तो एक हफ्ते के लिए यू विल बी लॉक्ड आउट ऑफ योर व्हाट्सएप अकाउंट एंड आई हैव कंप्लीट एक्सेस टू इट, व्हिच मींस कि मैं इससे लोगों को मैसेज कर सकूंगा। आपके अगर मैसेजेस iCloud के ऊपर बैक्ड अप हैं तो वहां से पिछले मैसेजेस पढ़ सकूंगा एंड सो ऑन। चलिए इसमें तो ये जो हैक है इसमें फिर भी मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक शामिल थी, आपकी कोई रजामंदी शामिल थी या मैंने आपको ट्रिक किया ये नंबर लेने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक हैक जो कि बहुत कॉमन हुआ पिछले दिनों में, वो एक कंपनी जिसका नाम ISO ग्रुप है जो कि इजराइल की कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी है, अब तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन है और उसका एक सॉफ्टवेयर इसको पेगासस कहते हैं। इसको जीरो क्लिक हैक कहते हैं। जीरो क्लिक का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली मैं आपका व्हाट्सएप रिमोटली ही टेक ओवर कर सकता हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं टेक ओवर होता, एक्चुअली वो आपका iOS यानी कि आईफोन या एंड्रॉइड ही टेक ओवर कर लेते हैं रिमोटली। मतलब सोचिए यूं कि आपका फोन है और उसके अंदर रिमोटली मैं बाहर से लॉग इन कर जाऊं, उसका कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ, माइक भी कर सकता हूँ, स्पीकर भी कर सकता हूँ, जो आप टाइप कर रहे हैं वो भी उसमें से ले सकता हूँ एंड सो ऑन। इसको जीरो क्लिक अटैक कहते हैं और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब एंड्रॉइड में या iOS के अंदर कोई खामी मौजूद हो। और लगता ही है कि ये लोग जिन्होंने इसको बनाया इस हैक को वो वही लोग थे जिन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ा या लिखा उस वक्त या एप्पल में होते हुए या एंड्रॉइड में होते हुए, और उसके बाद में बहुत सारे लीगल लॉसूट्स भी हुए। लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, दुनिया भर में बहुत सारे जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को एक्सेट्रा बहुत सारे हाई प्रोफाइल हैक्स वर डन यूजिंग द पेगासस सॉफ्टवेयर। सब पाकिस्तान में ज़रा जानने वालों में भी हमें नज़र आया है कि व्हाट्सएप पर ये कोड के ज़रिए उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है एक मैसेज के ज़रिए, मगर क्या दूसरे किस्म की भी हैकिंग हो रही है कि पूरा मोबाइल फ़ोन ही हैक हो जाए? क्या दोनों किस्म के वाक़यात हो रहे हैं? आई थिंक दोनों चीजें हो रही हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अगर आप रीसेंट न्यूज साल पहले की फॉलो करें तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया गया, यानी कि पेगासस के थ्रू, ISO के पेगासस के थ्रू, व्हिच मींस के OS वाज टेकन ओवर। और वो बहुत खौफनाक है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपका व्हाट्सएप टेक ओवर किया, आपका माइक ऑन कर सकते हैं, आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपका तमाम डेटा उठाया जा सकता है, आप जो टाइप कर रहे हैं वो देखा जा सकता है एक्सेट्रा, आपकी फोन कॉल सुनी जा सकती हैं। तो वो तो बहुत एक्सटेंसिव एक अटैक है और अनफॉर्चुनेटली अब बहुत पॉपुलर है, दुनिया में हजारों लोगों के साथ हुआ और उस पर लॉ सूट्स हैं बाकायदा। और उसके बाद अपग्रेड्स iOS ने और एंड्रॉइड ने रिलीज किए कि अब हम सेफ हैं, अब उसमें ये मुमकिन ही एक्सेट्रा। और दूसरा फिर ये जो मैंने आपको आसान हैक बताया, आप किसी दोस्त के साथ भी कर सकते हैं कि उनका फोन नंबर अपने व्हाट्सएप में डालें, उनको कोड जाए, उसका कोड अपने में डाल के टेक ओवर कर लें उनका व्हाट्सएप।
सब तो इस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई बड़ा ऑफिशियल है, कोई जज है, उसे कैसे पता हो कि उनका जो इस वक्त मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो गया है और इस वक्त वो जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कोई और देख रहा है? ये पता होने का क्राइटेरिया क्या है? शाहज़ीब, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ये कोई अनट्रेन्ड आदमी जिसका साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं, वो तो बिल्कुल ही पता कर सकता। इनफैक्ट अच्छे खासे ट्रेन लोग भी पता नहीं कर सकते। साइबर जो अटैक्स हैं उनकी सोफिस्टिकेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब आपको मालूम है कि जैसे अब तो दुनिया में बड़े बड़े इदारे जैसे अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यूके में GCHQ है, उनका तो काम ही ये है कि दुनिया की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी कम्युनिकेशन को देखा जाए और उसमें कोई अगर ऐसा थ्रेट है, कोई अलर्ट है टेररिज्म के बारे में, किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली उससे निकाल सके। तो उनका तो अलबत्ता काम ही ये है कि वो हर वक्त दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन, ईमेल है, व्हाट्सएप है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर किया जाए। और वो बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड इदारे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है शायद आपके शो के जरिए हाईलाइट करनी जरूरी है वो ये कि पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि अब देखिए सिस्टम्स हमारे डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हमारी ऑफ कोर्स एयरलाइन का सिस्टम डिजिटाइज है, अस्पताल होते जा रहे हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं जो अब डिजिटाइज होते जा रहे हैं। पहले तो थे नहीं, अब क्योंकि तेजी से चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटाइज हो रही, तो उसको सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है। और पाकिस्तान में सच कोई ऐसा इदारा नहीं जो कि मैंडेटेड है कि वो साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स बनाए या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या अलर्ट्स इशू करे। अवेयरनेस भी बहुत कम है। व्हेन आई वाज इन द गवर्नमेंट मेनी इयर्स अगो, तो मुझे याद है ये WannaCry नया आया और उसने वो इंक्रिप्शन बेस्ड अटैक था और वो आके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता था और सिस्टम को हेंस डेटा लॉक कर देता था अनलेस यू पेड समवन मनी जिसने अटैक किया हुआ है कि वो आपके डेटा का एक्सेस करने दे। इस पे NHS जो कि यूके में उनके अस्पताल बंद हो गए, कई बैंक दुनिया में बंद हो गए, एयरलाइंस ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान में जो पंजाब था इसमें हमने हालांकि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जब उन चीजों को डिजिटाइज कर रहे थे, लेकिन हमारे 1122 का जो सिस्टम था वो वल्नरेबल पाया गया जब ये अटैक हो रहा था। एंड वाज वेरी क्विकली वे टू टेक इट ऑफलाइन, अपग्रेड इट and then make it public again and so on. So ये किसी को बहुत I think this requires a lot of sophistication but also dedicated attention at this point. इस दौर में मेरा ख्याल है कि cyber security just as important as any other security. मतलब of course there is a very famous incident and we should probably highlight this. ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था और लगता ये था चंद साल कबल के वो शायद ये अपनी कैपेबिलिटी को पब्लिकली डिस्प्ले भी करें, कोई टेस्ट भी करें एक्सेट्रा। लेकिन उस वक्त उनके ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी का अटैक लॉन्च किया गया इस तरह से कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं जिससे यूरेनियम एनरिच होती है वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर के कंट्रोलर से चलते हैं, तो उन कंट्रोलर्स पर सोचिए एक वायरस का अटैक किया गया जिससे उनकी सेटिंग्स को थोड़ा सा बदल दिया गया। इतना थोड़ा सा बदला गया कि ये डिटेक्ट करना भी मुश्किल था उस वक्त मैकेनिकली कि कोई इस तरह की चेंज आई है, लेकिन ओवर टाइम उनकी वो सारी फैसिलिटी स्टॉप वर्किंग और उसकी वजह से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो सेटबैक मतलब 3-4 साल पीछे पड़ गया इस साइबर सिक्योरिटी के अटैक की वजह से। सो ये तो अब साइबर सिक्योरिटी तो दुनिया की शायद जो अगली अगर बैटल्स हुई वॉर्स हुई उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कोई और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और देयरफॉर हमारे पास नेशनली मैंडेटेड इदारे जरूरी हैं जिनका काम ये हो कि वो एक साइबर सिक्योरिटी इंश्योर भी करें और उसके बाद साइबर वॉरफेयर में भी उनकी एक्सपर्टीज हो, क्योंकि ये एक इमर्जिंग थ्रेट भी है और इसमें एक इमर्जिंग एक्सपर्टीज भी जरूरी है इन दिस डे एंड एज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सैफ की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पेशावर BRT की तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिला, इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के BRT से मुताल्लिक नैब तहकीकात के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और FIA को तहकीकात से रोकने के स्टे ऑर्डर में 1 महीने की तौसी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तहकीकात से क्यों रोका, इस हवाले से अभी तफसीली फैसला सामने नहीं आया, मगर अहम बात यह है कि चेयरमैन नैब दिसंबर 2019 में यह दावा कर चुके हैं कि BRT केस में रेफरेंस तैयार है। कल एक TV पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं
लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की, और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इस हवाले से अदालती फैसला सामने आएगा तो तफसीलात सामने आएंगी कि नैब कब और कैसे इस मामले की तहकीकात कर सकता है या उसे आज़ादाना तौर पर तहकीकात की इजाज़त होगी। इसी तरह FIA को सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 1 महीने तक तहकीकात से रोक दिया है। 5 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने FIA को 45 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने BRT प्रोजेक्ट में बदइंतजामी और बगैर किसी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट शुरू करने पर सवालात उठाए थे। साथ ही आला सियासी और ब्यूरोक्रेटिक शख्सियात में मुबैना गठजोड़ और करप्शन के बारे में भी सवाल किया था और कहा था कि मालूम किया जाए कि परवेज खटक, डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और वजीर ट्रांसपोर्ट में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में यह गठजोड़ कैसे बना। फैसले के आखिर में पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने FIA को मामले की तहकीकात करके 45 दिन में रिपोर्ट रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि रिपोर्ट में कोई कसूरवार निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब यह फैसला सामने आया था तो उस वक्त हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा था कि मंसूबा मुकम्मल होने दें, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो तहकीकात करानी करा लें, जो इल्ज़ाम है बताएं इसके ऊपर क्या है। अब पेशावर हाई कोर्ट कह रही है, पहले कहा तो आप लोगों ने नैब से जाके स्टे ले लिया। आप चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि पेशावर BRT पे कैसे तहकीकात करें, उन्होंने तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अब कहा तो अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहते हैं आप जब जो तहकीकात करा लें या आप लोग फिर जब तहकीकात की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। पहले BRT मुकम्मल होने दें, जब BRT मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल तहकीकात कर ले। हम तो कोई भाग नहीं रहे ना, ये BRT भाग रही है। जब तहकीकात होगी तो डेफिनेटली कोई भी हाथ ही नहीं लगाएगा। हम तो तैयार हैं, हम तो कहीं भाग नहीं रहे। BRT बन जाएगी 2020 के शुरू में बन जाएगी। हमारे जो अपना टेन्योर है वो 2023 तक है इंशाल्लाह। तो हमें किस चीज़ की घबराना है? हम कोई भाग तो नहीं रहे। सिर्फ यही नहीं, BRT से मुतालिक अप्रैल 2019 में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें इस मंसूबे की शफाफियत पर सवालात उठाए गए थे और कहा गया था कि मंसूबे के मुआहदे में शामिल पाबंदियों की पैरवी नहीं की गई, मंसूबे की प्लानिंग नाकिस थी और तफसीली डिज़ाइन के अदम मौजूदगी में तामीराती काम को तेज़ किया गया, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो मशवरे दिए उन्हें नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सूबाई हुकूमत के सियासी अज़ाइम मंसूबे की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर बुरी तरह मुतासिर हुए। मुतवातिर डेडलाइंस और डिज़ाइनिंग में तब्दीलियों की वजह से मंसूबे का मयार मुतासिर हुआ। इसी तरह अप्रैल 2019 में खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंस्पेक्शन टीम ने इस मंसूबे की शफाफियत पर एतराज़ात उठाए, इल्ज़ामात भी लगाए और नाकिस मनसूबाबंदी पर हुकूमत को कार्रवाई की सिफारिश की। मुसलसल एतराज़ात और मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते रहे, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहकीकात से बचने के लिए कानूनी सहारा लेती रही, स्टे ऑर्डर लेती रही, मगर साथ साथ ये भी कहती रही कि वो तहकीकात के लिए अभी तैयार नहीं है, मगर पहले मंसूबा मुकम्मल हो जाए। अब मंसूबे का आगाज़ हो गया है मगर तहकीकात नहीं हो रही हैं, अदालत का सहारा लिया जा रहा है। हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब ही मौजूद हैं। यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट का फैसला, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, वज़ीर आला की अपनी इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट, सब ने इल्ज़ामात लगाए और एतराज़ात उठाए, आप स्टे ऑर्डर लेते रहे। आप कहते थे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, अब शुरू हो गया है, अब तो किसी को तहकीकात करने दें, आप तो तहकीकात के लिए तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके हक में आ गया है। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहले भी हमने कहा था और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 100% मुकम्मल हो जाए। उसके बाद हमने तो किसी के आगे ना रुकावट डालनी है ना इसको, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि डिले ना हो। हम ये कहते हैं कि इसको अगर आप डिले करेंगे तो इसके अखराजात बढ़ेंगे, कौमी ख़जाने पे बोझ बढ़ेगा, अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है। हमने यही बात उस पर हाई कोर्ट के सामने भी की और यही बात लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए कि हमने कहा कि हम तो किसी के मुखालिफ नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको रोक रहे हैं, नैब को रोक रहे हैं या कोई और एजेंसी आए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं, देखिए BRT तो बन गई है, लेकिन BRT के साथ जो जुड़ी हुई जो 3 कमर्शियल प्लाजे हैं जो सेंटोरियस तर्ज के हैं, इस तरह जो और डेपोज हैं और इनके साथ जुड़ी जो 68 किलोमीटर फीडर रूट्स हैं, आपको पता है कि नैब एक दफ़ा घुस गया तो ये तो सारे रजिस्टर बंद हो जाएंगे, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा इसको। तो जो अब उसमें कितना टाइम लगता है आपको पता है, ये सारी चीज़ें फिर जाके जो है वो अल्टीमेटली नुकसान कौमी ख़जाने को होगा। सब खान साहब ने दूसरों के लिए क्राइटेरिया बनाया था कि इल्ज़ाम लगे तो पहले इस्तीफ़ा दो, अपना नाम साफ कराओ और फिर वापस ओहदा संभालो। आपके अपने लिए क्राइटेरिया यह है कि इल्ज़ाम लगे तो पहले हमें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने दो, मुकम्मल हो जाए तो फिर तहकीकात की बात करो। प्रोजेक्ट आपसे मुकम्मल नहीं हो रहा है, 2018 से 6-6 महीने की तारीखें दे रहे हैं, कभी आखिर में जाके आपने कभी मुकम्मल करना है, कोई तारीख है या नहीं है? देखिए शाहज़ेब भाई, अगर
कोविड ना होता, कोरोना ना होता, तो अब तक तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जानी थी। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है इतने अरसे तक उस पर काम बंद रहा और हर चीज़ मुतासर हुई है, तो डेफिनेटली इस पर भी असर पड़ा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फीडर रूट्स हैं उसमें काफ़ी तो मुकम्मल हो चुके हैं और 2-3 और जो वज़ीर आला साहब ने उनकी मंजूरी दी है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम उसको कंपैरिजन करते हैं लाहौर के साथ कि जी वो इतने पे बनी है, ये इतने पे बनी है। उसका एक सीधा रूट है और उसके अंदर जो बसें चल रही वो उनकी अपनी नहीं है। वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया कि हर चीज़ का अपना वो बनाया, अलग अलग PC1 बनाया। मगर यूसुफ साहब, आप कोरोना से पहले भी कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पाए थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि FIA आपके मातहत है, नैब के साथ आपके ताल्लुकात पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत के खिलाफ तो नैब कुछ करती नहीं है। इतने साजगार हालात के बावजूद के इल्ज़ाम इस नोयत के हैं कि आप उसके बावजूद तहकीकात के लिए तैयार नहीं है पेशावर BRT में। और तारीख तो बता दें, क्योंकि आप मुकम्मल ही नहीं कर पाते हैं। आज कोई फाइनल तारीख बता दें कि इस तारीख को मुकम्मल कर देंगे, उसके बाद तहकीकात कर लें। सर देखिए, तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि इस तारीख को मुकम्मल हो, क्योंकि अब जाहिर जो कोरोना के सूरत हाल रहा है उसमें चीज़ें बहुत सफ़र हुई हैं, स्लो भी हुई हैं। अब ये है कि दोबारा इस पर इंशाल्लाह काम जो है ना तेज़ी से शुरू हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा कि एक दिन के अंदर मुकम्मल हो, क्योंकि मैं बार बार जो है ना वो मुझे मीडिया के सामने आना पड़ता है, उसको वजाहतें देना पड़ती हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जल्द से मुकम्मल हो, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। 7-8 महीने हमारे ज़ाया हुए, तो डेफिनेटली उस पर असर तो पड़ा है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो। बाकी ये जो कहना है कि जी करप्शन हुई है, ये तो मैंने चैलेंज भी किया है शाहजेब भाई अपनी असम्बली के अंदर। 2-3 मरतबा मैं उठा अपोजिशन से कहा कि आपके पास जो भी अरस्तू है ले आए, मैं उसका सामने करने के लिए तैयार हूँ। आपके चैनल पर भी तैयार हूँ, असम्बली के अंदर भी तैयार हूँ। कोई आए मुझे बताए कि जी इस पर करप्शन हुई है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि BRT में रेफरेंस तैयार है और रेफरेंस बनता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से गुजर के, यानी उन्हें लगता है कि इस मामले में बेजाब्दगी हुई है। अब वो तो प्रोग्राम में आएंगे नहीं, आप जवाब दे दें उन्हें। नहीं, मेरे ख्याल से अगर स्पेसिफिक पता चल जाए ना कि जी देखिए मैं आपको बताऊं, डे 1 से लेके जो इसका प्रोसेस शुरू होता है एशियन डेवलपमेंट के साथ है, उसका PC1, उसका टेंडरिंग प्रोसेस, उसका ये सारा करप्शन तो इन चीज़ों में मुमकिन होती है ना कि जी टेंडर किसी और को दो, क्या करे। सब के सब जो है ना वो एशियन डेवलपमेंट ने अपनी निगरानी में किया है। जो हम कर रहे हैं, जो हमारे ज़िम्मे वो है PDA के ज़िम्मे निगरानी करना और अपडेट्स लेना कि जी कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। वहाँ से जो चेक्स आती है, चेक वो खुद करते हैं, असेसमेंट खुद करते हैं, वहाँ चेक इशू होता है, वो चेक सिर्फ PDA जो डाखाने के तौर पे वो चेक उसको हवाले करता है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। यूसुफ, तहरीक इंसाफ की आदत है कि हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेना है, हर बुरे काम का क्रेडिट किसी और पर डाल देना है, माजी पर, दूसरों पर। इस वक्त भी एशियन डेवलपमेंट बैंक पर आप डाल रहे हैं, मगर इससे ऑर्डर लेना छोड़ दें तो पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ FIA भी आपके मातहत है, उसके बावजूद आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं शाहजेब भाई, देखें स्टे ऑर्डर का मकसद ये नहीं है कि हम रोकना चाहते हैं किसी को। स्टे ऑर्डर का मकसद ये है कि हम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गले पड़ेगा फिर ये अगर हम मुकम्मल ना करें तो ये तो अगर कौमी ख़जाने पे बोझ भी पड़ेगा और ये जो इजाफी फिर आएंगे उसका जवाब फिर कौन देगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। डेनियल पर्ल कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं बल्कि दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है और संगीन जराइम में मुलविस है। जिस मता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अहमद उमर शेख का दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित करें। जिसे सजाद अली शाह ने सवाल उठाया कि अहमद उमर शेख 18 साल से जेल में है, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई हुई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि रियासत समझती थी कि अहमद उमर शेख के खिलाफ डेनियल पर्ल कत्ल केस मजबूत केस है। जिस मता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान को हिरासत में रखना बदनीयती करार दिया। वफाकी हुकूमत बताए कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या मवाद है, किसी को हिरासत में रखने का मतलब है बगैर ट्रायल जेल में रखना। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि उमर शेख और दीगर को रिहा किया गया तो वो गायब हो जाएंगे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि क्या मुल्जिमान को गायब होने से बचाने के लिए जेल में रखना लाजमी है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आपने उमर शेख को पहले ही 1 माह तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा, अदालत आपके गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी करार नहीं दे सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि यह तारीख दौर नहीं कि मुल्जिम 18 साल के बाद भी कैद में रहे। अदालत ने हुक्म दिया है कि अहमद उमर शेख को डेथ सेल से
फौरी निकालकर आम बैरक में मुंतकिल किया जाए और 2 दिन बाद सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जाए, जहां पर अहमद उमर शेख के अहल खाना को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक साथ रहने की इजाज़त होगी, मगर अहमद उमर शेख को मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात नहीं दी जाएंगी। ये बहुत अहम केस है, दुनिया की इस हवाले से पाकिस्तान पर नज़र है और इसके ये मामला सामने आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।